नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए देवभूमि से जुड़ी हुई तमाम खबरें। उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। वहीं 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। इन्वेस्टर समिट की तैयारियां शासन प्रशासन ने पूरी कर ली हैं। पूरे शहर भर को चमकाया गया है। इसी के साथ पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी ताकि सुरक्षा में किसी तरह की कोई लापरवाही न हो, जाम की स्थिति न बने। इसको लेकर भी पुलिस ने प्लान तैयार कर लिया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि इन्वेस्टर समिट को देखते हुए अतिक्रमण को भी हटाया जा रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों टीमों ने मिलकर अतिक्रमण अभियान चलाए हुए हैं ताकि जाम की स्थिति कहीं पर भी न बने। देखिए, समिट को लेकर पूरी तैयारियां पुलिस प्रशासन कर रहा है और काफी सारी आपने देखा होगा व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। और खासकर जो टेम्परेरी जो अतिक्रमण है, खासकर रूट में या कहीं पर भी ऐसे होंगे, उसको हटाया भी जाएगा। और साफ सफाई की व्यवस्था के साथ साथ आपने देखा होगा जिला प्रशासन के साथ मिलकर पुलिस भी इसमें और जो भी विभाग है सभी लोग इसमें दिन रात लगे हुए हैं। और इस तरह का स्थायी अतिक्रमण जो भी कहीं रूट पर होगा उसको भी हटाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। देहरादून का एक ऐसा भवन जो देश के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को यादों में संजो कर रखता है, अब इतिहास बनने जा रहा है। साल 1966 में संभवतः देहरादून के उस एकमात्र भवन पर खतरा मंडरा रहा है जिसकी नींव बहादुरी की मिसाल मानेकशॉ ने रखी थी। देहरादून में उनकी आखिरी निशानी को मिटाने की कागजी औपचारिकताएं पूरी हो रही हैं। बात देहरादून के 58 GTC यानी गोरखा ट्रेनिंग सेंटर जूनियर हाई स्कूल की हो रही है, जिसके कैंट स्थित इस विद्यालय की आधारशिला 11 अक्टूबर 1966 को रखी गई थी। सबसे खास बात यह है कि खुद पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने इसकी नींव रखी। उस दौरान सेना के जवानों के बच्चों को इसमें शिक्षा दी जाती थी। साथ ही आसपास में रहने वाले लोगों ने भी अपने बच्चों को इसमें दाखिला दिलवाया था। लेकिन कभी 1000 से ज्यादा बच्चों की संख्या वाला ये विद्यालय अब करीब 50 बच्चों तक ही सिमट गया है। हैरानी की बात यह है कि इसी तर्क के साथ अब इस विद्यालय को बंद करने के लिए चिट्ठी लिखने का दौर शुरू हो चुका है। प्रबंधन समिति द्वारा जो हमें बताया गया है कि ये विद्यालय जो है 1 अप्रैल 2024 से बंद हो जाएगा और यहाँ के जो अध्यापक हैं, इस समय 3 अध्यापक कार्यरत हैं, मुझे मिला के 2 सहायक हैं, एक मैं हूँ और 2 भोजन माताएं हैं और लगभग 30 बच्चे अध्ययनरत हैं। तो जो अध्यापक है उन्हें तो दूसरे विद्यालयों में समायोजित कर दिया जाएगा, ऐसा विभागीय कहना है, और बच्चों को पास के विद्यालय में भेज दिया जाएगा, वहाँ उनके एडमिशन करा दिए जाएंगे। और भोजन माताओं का भविष्य जो है वो अभी अंधकार में है, कुछ जानकारी नहीं है कि उनका क्या होगा। और उधर रुद्रपुर वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर ब्रिटानिया श्रमिकों का 5वां दिन भी कंपनी के बाहर धरना प्रदर्शन जारी रहा। ब्रिटानिया श्रमिकों ने कंपनी पर शोषण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि लंबे अरसे से काम करने के बावजूद वेतन नहीं बढ़ाया गया, जबकि सरकार के द्वारा तय मानकों के अनुरूप भी सैलरी नहीं दी जा रही। ऐसे में आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। श्रमिकों ने कंपनी प्रबंधन पर इस दौरान आरोप लगाया कि प्लांट में काम न होने का बहाना देकर आधी रात को भेज दिया जाता है, जिससे रात में खासकर महिलाओं के आवागमन में दिक्कतों का सामना इस दौरान करना पड़ता है। कंपनी के बाहर सैकड़ों की संख्या में श्रमिकों के इकट्ठा होने से मौके पर पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। श्रमिकों का कंपनी में काम करते हुए 10 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई गई और लगातार कंपनी से निकालने की धमकियां भी दी जा रही हैं। कोई नहीं आया हमारे पास, ना हमारी कोई सुनवाई हो रही है, ना ही अंदर से मैनेजमेंट हमसे बात कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। सोमवार का टाइम दिया था, सोमवार भी है और हमारी मैन पावर ये जो सब लोग इसी आस में है कि कुछ ना कुछ सोमवार को होगा, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं हुआ है अभी तक। ये 5-6 हजार आती है, कभी 5 कभी 6, वो भी ड्यूटी के हिसाब से। जो 26 ड्यूटी है उसमें से हमें ड्यूटी नहीं मिलती है, 15-16, कभी 17, कभी 18, बस ज्यादा में ज्यादा 20 ड्यूटी, वो भी बहुत मुश्किल से हो जाती है। बस उसके अलावा हमारी सैलरी नहीं है इसमें कुछ भी। 8300 में से हमें कुछ भी नहीं बचता है। के बाद तो वो आए नहीं और आप देख ही रहे हैं यहाँ आज हमारा 5वां दिन है और काफी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
यहाँ महिलाएं बैठी हैं, यहाँ भाई लोग बैठे हैं और यहाँ ब्रिटानिया कंपनी में रोज भर्ती भी हो रही है। हम जो विधायक है शिव अरोड़ा जी, उनसे हमारी बात भी हो चुकी है। उन्होंने कहा था कि सोमवार को हम आएंगे। आज के दिन का मतलब उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आएंगे, यहाँ बात करेंगे, लेकिन वो भी यहाँ पे आए नहीं। उत्तराखंड में स्क्रैप पॉलिसी 7 नवंबर 2023 से लागू की जा चुकी है। हालांकि केवल रुड़की में स्क्रैप सेंटर होने के कारण आम जनमानस को सहूलियत नहीं मिल पा रही है। अब आरटीओ देहरादून सुनील शर्मा ने इसका हल निकाल लिया है। अब आपको अपनी गाड़ी स्क्रैप करवाने के लिए रुड़की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरटीओ देहरादून में गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए अब एक प्रतिनिधि अपॉइंट किया गया है, जिससे अपनी गाड़ी स्क्रैप करवाने आए लोगों के लिए सहूलियत मिल पाएगी। आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि अपनी गाड़ी की डिटेल्स देने के बाद स्क्रैप पॉलिसी के तहत डोर टू डोर गाड़ियों को उठाकर स्क्रैप किया जाएगा। 7 नवंबर 2023 से स्क्रैप पॉलिसी लागू हो गई है, जिसके अंतर्गत ये सुनिश्चित किया गया है कि ऐसे वाहन जो लोग पुराने वाहनों को बेचेंगे स्क्रैप के माध्यम से और रजिस्टर्ड जो व्हीकल स्क्रैप फैसिलिटी है उनको टैक्स में छूट दी जाएगी। इसके अंतर्गत उत्तराखंड के अंदर एक स्क्रैप सेंटर पास था, लेकिन देहरादून उत्तराखंड में 2 स्क्रैप सेंटर बन चुके हैं, जो कि दोनों रुड़की में बने हुए हैं। देहरादून की वाहनों को भी रुड़की के स्क्रैप सेंटर के माध्यम से दिया जाएगा। हमारे द्वारा स्क्रैप सेंटर को कहा गया है कि उनका प्रतिनिधि भी हमारे आरटीओ ऑफिस में बैठाएं, ताकि कोई आम व्यक्ति अगर आरटीओ ऑफिस में आता है और जानकारी लेना चाहता है कि कहां पर अपनी स्क्रैप के वाहन को वो दे सकता है, तो उसको पूरा फैसिलिटेट किया जाए और डोर टू डोर सर्विस के अंतर्गत वाहन उठाए जाएंगे। किसी को रुड़की तक वाहन ले जाने की जरूरत नहीं है। स्क्रैप डीलर खुद उनके पास आकर वाहन को लेकर। उधर देहरादून जिलाधिकारी सोनिका ने नगर निगम के प्रशासक का कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालते ही उन्होंने सफाई व्यवस्था पर फोकस करना शुरू कर दिया। आगामी निवेशक समिट को देखते हुए उन्होंने सफाई व्यवस्था के लिए निगम को 4 जोन में बांटते हुए प्रत्येक जोन के लिए जोनल अधिकारी नामित कर दिए हैं। साथ ही सफाई व्यवस्था की निगरानी के लिए एडीएम वित्त एवं राजस्व रामजी शरण शर्मा को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिलाधिकारी सोनिका ने नामित सभी जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आवंटित क्षेत्रों में उत्कृष्ट सफाई व्यवस्था के प्रति पूर्ण रूप से वो उत्तरदायी होंगे। उन्होंने कहा कि सड़क मार्गों, नालियों की सफाई और धूल से बचाव के लिए पानी और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव, विद्युत पोल से अव्यवस्थित तारों, केबल को सुव्यवस्थित करवाने के कार्य तत्काल किए जाएं। जोनल अधिकारी प्रत्येक दिन स्थलीय निरीक्षण करेंगे और अपनी दैनिक रिपोर्ट जिला आपदा परिचालन केंद्र नियंत्रण कक्ष में निर्धारित प्रारूप में देंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि आवंटित क्षेत्रों में सड़क मार्गों और फुटपाथ पर कहीं कोई कचरा, प्लास्टिक और धूल न जमी हो। साथ ही सड़कों के किनारे रखे गए कूड़े को सुबह ही उठा लिया जाए। इसमें हर तरीके से हमने सेक्टर जोन भी लगा दिए हैं, जैसे हम हमेशा लगाते हैं। हमारे रूट्स डिफाइंड हैं शहर में, और क्योंकि पूरे शहर में ही अब इन्वेस्टर्स आएंगे और रुकेंगे, तो उसी हिसाब से फिर हमने तैयारियां भी की हैं। रूट वाइज, जोन वाइज हमने डिवाइड कर दिया और ऑफिसर्स लगा दिए और मॉनिटरिंग चाहिए। देहरादून में अक्सर स्कूल और कॉलेज में किसी भी तरह का कार्यक्रम होने पर आने वाले लोगों और अभिभावकों के वाहनों के कारण सड़क पर जाम की स्थिति देखने को मिलती है, जिसके कारण आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित करते हुए सभी स्कूल और कॉलेज के व्यवस्थापक और प्रबंधक को स्वयं पार्किंग की व्यवस्था और प्राइवेट सिक्योरिटी के इंतजाम करने होंगे। साथ ही कंडीशन पूरी नहीं होने पर कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं एसएसपी ने बताया कि संबंधित आयोजक और प्रबंधकों को स्वयं भी व्यवस्था बनानी होगी। यदि किसी संस्थान या फिर प्रबंधक और आयोजकों द्वारा इसमें कोई लापरवाही बरती जाए तो इस दौरान आयोजकों को अनुमति न दिया जाए। देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था हमेशा आमजन के लिए कंसर्न का विषय रहता है, क्योंकि
उनको डेली सभी को कहीं ना कहीं अपने कामों से निकलना पड़ता है और दिनचर्या में भी उनको रोड्स पर आना पड़ता है। और चूंकि जिस तरह से यातायात का भी दबाव ज्यादा बढ़ता जा रहा है और खासकर फेस्टिवल सीजन्स हो, या हम देखते हैं जैसे हमारा देहरादून में इतने सारे हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर लगातार उनके जो एनुअल डेज और प्रोग्राम्स होते हैं, इसको भी देखते हुए काफी सारी दिक्कतें होती है। जिसमें एक आदेश किया गया सभी थाना प्रभारी के लिए कि कोई भी अनुमति देने से पहले आयोजक से विचार विमर्श कर लें, उनकी पार्किंग उनके गेस्ट की कहां पर होगी उस संबंध में देख लिया जाए और कोशिश की जाए कि वो अपने उस यातायात व्यवस्था के लिए या पार्किंग व्यवस्था के लिए अपने आजकल निजी गार्ड को हायर करें, क्योंकि हर जगह पुलिस को देना संभव नहीं हो पा रहा है और ना संभव होने के कारण जाम की समस्या हो जा रही है। क्योंकि इस तरह का भी व्यापी प्रोग्राम्स भी है, एमए की परेड भी है और अन्य भी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज रहते हैं जिसमें पुलिस व्यस्त रहती है। तो इसलिए ये निर्देश जारी किए गए हैं जिससे कि आमजन को कम दिक्कत हो और साथ ही साथ आयोजक की भी जिम्मेदारी है कि वो व्यवस्था में सहयोग करें। शासन द्वारा निकायों को कार्यकाल समाप्त होने के बाद जिलाधिकारियों को निकायों में प्रशासक का जिम्मा सौंप दिया गया है। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि नगरपालिका पौड़ी में उप जिलाधिकारी सदर प्रशासक के रूप में कार्य करेंगी, जबकि नगर निगम कोटद्वार में प्रशासक का कार्य वो स्वयं देखेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही जनपद के सभी निकायों में तैनात प्रशासकों की बैठक बुलाई जाएगी। इसके बाद निकायों में समस्याओं का तत्कालीन और दीर्घकालीन समाधान किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर चौहान ने कहा कि नगरपालिका पौड़ी में उप जिलाधिकारी को प्रशासक का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि नगर निगम कोटद्वार में वो स्वयं प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि पौड़ी में बंदरों की समस्या के अलावा स्ट्रीट लाइट लगाने, गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावी कदम उठाने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर पालिका पौड़ी में कूड़ा निस्तारण की समस्याओं को देखते हुए ट्रेचिंग ग्राउंड के लिए भूमि की व्यवस्था किए जाने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। यातायात व्यवस्था को ठीक करने तथा सभी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है उसे हटा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी निकायों में बेहतर तरीके से विकास कार्य हो और बुनियादी सुविधाएं ठीक हों, इसके लिए लगातार हम कार्य में जुटे हुए हैं। नगर पालिका के जो चार्जेस हैं वो एसडीएम्स और स्पेशली पौड़ी नगर पालिका का चार्ज एसडीएम के पास में और जो नगर निगम है उनका जिलाधिकारी को उसके लिए प्राधिकृत किया गया। तो हमारी मुख्य जो प्राथमिकताएं रहेंगी वो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रे एनिमल्स पे जो कंट्रोल किया जाना है, मंकी मेनस है, थर्ड स्ट्रीट लाइट्स हैं उन एरियाज में जो कि वल्नरेबल पॉकेट्स है जहाँ आपका लेपर्ड का मूवमेंट रहता है, तो उन सारे एरियाज को हम लोग देखेंगे। प्लस आपका सिंगल यूज़ प्लास्टिक को किस तरीके से कम किया जाना है, या पौड़ी की अगर हम बात करें तो जो हमारी डीपीआर है जिसमें हमें जल्दी से जल्दी जो डंपिंग जोन का लेगेसी वेस्ट भी हटाना है और प्रॉपर तरीके से उसका वो किया जाना है निस्तारण, तो उसके संबंध में डीपीआर को जल्दी अप्रूव करवाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। उधर राजधानी देहरादून से अप डाउन करने वाली 8 ट्रेन अगले 3 महीने तक प्रभावित रहेंगी। आपको बता दें कि रेलवे में ट्रैक पर इंटरलॉकिंग कार्य के चलते ये निर्णय लिया गया है। साथ ही ट्रेनों के निस्तारण की तिथियां भी जारी कर दी गई हैं। ऐसे में ट्रेनों के संचालन बंद होने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी देते हुए स्टेशन सुपरिटेंडेंट विपुल नौटियाल ने बताया कि आगामी 3 महीने तक ट्रेनों का संचालन, ट्रेनों की पटरियों के कार्य और आगामी दिनों में कोहरे के चलते संचालन बंद किया जा रहा है। ये आदेश आगामी 3 महीने तक प्रभावी रहेगा। हालांकि जिन 8 ट्रेनों का संचालन बंद किया गया है, इसमें से कई ऐसी ट्रेनें हैं जो बीच बीच में संचालित होती रहेंगी ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। कि 2000 रुपए के नोट को सर्कुलर में वापस लिया जाएगा, जिसके बाद से बैंकों और डाकघरों में लोगों की भीड़ जुटना भी शुरू हो गई थी। और आलम यह है कि अभी भी कई लोग 2000 के नोट लेकर डाकघरों में पहुंच रहे हैं। अभी भी राजधानी देहरादून के मुख्य डाकघर में 2000 के नोट जमा करने के लिए लोगों की भीड़ जुटी हुई है। दर्जनों लोग प्रतिदिन पोस्ट ऑफिस में 2000 के नोट जमा करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। जानकारी देते हुए सीनियर पोस्ट मास्टर टी.एस. गुसाई ने कहा कि कई लोग 2000 के नोट जमा करने के लिए पोस्ट ऑफिस पहुंच रहे हैं। करीब 20 से 30 लोग जो प्रतिदिन डाकघर पहुंचकर 2000 के नोट जमा करवा रहे हैं। देर रात देवप्रयाग क्षेत्र में खाई में गिरा ट्रक और ट्रॉली। आपको बता दें कि इस दौरान
टिहरी एसडीआरएफ को सूचित किया गया कि देवप्रयाग से 6 से 7 किलोमीटर आगे श्रीनगर की ओर एक ट्रक ट्रॉला अनियंत्रित होने से गहरी खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही एसआई जगमोहन सिंह के नेतृत्व में एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम करने के लिए पहुंची। श्रीनगर से ऋषिकेश की ओर ये वाहन आ रहा था जिसमें चालक ही मौजूद था। एसडीआरएफ टीम द्वारा देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अत्यधिक विषम परिस्थितियों के बीच कड़ी मशक्कत करते हुए वाहन में फंसे हुए व्यक्ति को बाहर निकाला गया और इस दौरान एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भिजवाया गया। उधर डोईवाला क्षेत्र के ग्राम बुल्लावाला में अलग अलग मंदिरों में चोरी करने का मामला सामने आया था। चोरी कर फरार आरोपी को डोईवाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी किए गए सामान और इसके साथ ही कैश भी बरामद कर लिया है। बता दें कि आरोपी पहले भी चोरी के मामले में कई बार जेल जा चुका है। देहरादून में 4 दिवसीय राष्ट्रीय दिव्यांग पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता T20 के लीग मैच की शुरुआत हो गई है। इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और कर्नाटक की टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता के पहले मैच में उत्तराखंड की टीम ने पुडुचेरी को 47 रन से पराजित कर दिया। क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया के सचिव शैलेंद्र यादव ने बताया कि प्रतियोगिता में 6 ग्रुप बने हुए हैं। देहरादून में ग्रुप डी के मैच आयोजित हो रहे हैं। हर ग्रुप से टॉप टीम को इस दौरान चुना जाएगा। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना है और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौका देना है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2023 की बात करेंगे, जहां पर राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2023 का शुभारंभ मंडल मुख्यालय पौड़ी के कंडोलिया मैदान में हो गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी ने फुटबॉल खेल प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने खेल प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी ने कहा कि खेल हमारे जीवन का एक अभिनंदन है और पौड़ी में भी फुटबॉल को बहुत प्रेम दिया जाता है। उन्होंने कहा कि वो प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देती हैं। इस दौरान खेल अधिकारी अनूप बिष्ट ने कहा कि राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में प्रदेश भर से आई 16 टीमें इसमें प्रतिभाग कर रही हैं। उन्होंने बताया कि अल्मोड़ा जिले को छोड़कर सभी जनपद के खिलाड़ी यहां पर प्रतिभाग कर रहे हैं। पहला मैच पौड़ी और चमोली के बीच खेला जा रहा है। ये प्रतियोगिता 7 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। और ये आज राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता आज हमारे जनपद में यहाँ पर हो रही है, जिसमें 12 जनपदों के सभी बच्चों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया है। टोटल यहाँ पर 16 टीमें प्रतिभाग कर रही है, जिसमें से कि 3 हमारे जनपद पौड़ी के हमारे बच्चे यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं। मैं पहले तो बहुत बहुत बधाई देती हूँ इन सभी प्रतिभा बच्चों को, उनके उज्जवल भविष्य की कामना मैं करती हूँ यहाँ पर, और धन्यवाद दूंगी अपने खेल मंत्री रेखा आर्य जी को कि आप हमारे युवाओं के बारे में इतना सोचते हैं, इतना उनके बारे खेल के बारे में आप इतना तत्पर रहते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगी अपने जिला क्रीड़ा अधिकारी जी का कि आप यहाँ पर हमारे बच्चों के साथ यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से उनको यहाँ पर मोटिवेट कर रहे हैं, और सभी को मैं यहाँ पर धन्यवाद दूंगी। आप सभी को यहाँ पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। और उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।